तो आज हम पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बैटरीज। तो बैटरीज क्या होता है? जब दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। तो जनरली बैटरी क्या होता है? व्हेन टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी क्या होता है? गैल्वेनिक सेल का यानी बहुत सारे सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन है। तो बैटरी एक तरह का हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, क्योंकि बैटरी किससे बना है? बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मिला करके हम बैटरी बनाए हैं। तो बैटरी दो प्रकार का होता है। तो बैटरी कितने प्रकार का होता है? तो बैटरी के दो टाइप्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो बैटरीज को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो जो पहला टाइप है बैटरी का वो है प्राइमरी बैटरी। पहला कौन है? पहला टाइप है प्राइमरी बैटरी, और दूसरा टाइप क्या है? सेकेंडरी बैटरीज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज? तो प्राइमरी बैटरीज हम उसे कहते हैं जिसको हम एक ही बार यूज कर सके। अगर वो समाप्त हो गया तो उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कैन नॉट बी रिचार्ज, जिसको हम रिचार्ज या चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी बैटरी क्या है? सेकेंडरी बैटरी ऐसा बैटरी होता है जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी, तो मोबाइल का बैटरी क्या होता है? सेकेंडरी बैटरी होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं? इसको चार्ज करके। तो हम सेकेंडरी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के बाद फिर से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी। तो हमारा हेडिंग होगा प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी हम किसे कहेंगे? जिसका यूज केवल एक ही बार होगा, केवल एक ही बार कर सकते हैं, और इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं प्राइमरी बैटरी के बारे में? कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो बार बार इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बारे में हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं प्राइमरी बैटरी के बारे में? कैन नॉट बी चार्ज। इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे करके इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं चार्ज, या इसका यूज हम बार बार क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण है कि इसका जो रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन हो जाता है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसा रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्राइमरी बैटरी में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? इन दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। तो इसमें रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल है। तो हमारा प्राइमरी बैटरीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरी का, पहला एग्जाम्पल है ड्राई सेल। पहला एग्जाम्पल क्या है? ड्राई सेल। और दूसरा एग्जाम्पल है
मर्क्यूरी सेल। तो सबसे पहले हम ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग देंगे ड्राई सेल। लैक्लेन सेल। तो ड्राई सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है लैक्लेन सेल। लैक्लेन सेल। तो ड्राई सेल में होता क्या है कि एक कंटेनर होता है और वो कंटेनर किसका बना होता है? ये जो कंटेनर बना होता है वो जिंक का बना होता है। कंटेनर किसका बना होता है? जिंक का बना होता है कंटेनर, ठीक है। और जो जिंक है का जो कंटेनर है ये एनोड का काम करता है। ये किसका काम करता है? हमारा एनोड का काम करता है। लेकिन और यहाँ पर क्या होता है? एक कार्बन का रॉड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट कार्बन का ही होता है। तो बीच में एक कार्बन का रॉड होता है और इस कार्बन का रॉड जो है ये कैथोड का काम करता है। ये किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। तो एनोड को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। एनोड को हम क्या लेते हैं यहाँ पर? नेगेटिव। और कैथोड को क्या लेंगे? तो ये नेगेटिव है और कैथोड हमारा क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब क्या करेंगे हम? ये जो कार्बन का रॉड दिख रहा है इसके चारों तरफ यहाँ पर कार्बन और मैग्नीज डाई का पाउडर क्या होगा? चारों तरफ से कवर्ड रहेगा। तो यानी ये जो हमारा कार्बन रॉड है, कार्बन रॉड के चारों तरफ जो है वो क्या रहेगा? चारों तरफ क्या रहेगा? यहाँ पर कार्बन प्लस MnO2, कार्बन प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या रहेगा? पाउडर रहेगा, ठीक है। चारों तरफ ये जो रॉड दिख रहा है जो कि कैथोड का काम कर रहा है, ग्रेफाइट रॉड या कार्बन रॉड, इसके चारों तरफ क्या रहेगा? कार्बन और MnO2 का पाउडर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? पाउडर के फॉर्म में रहेगा। और अब जो खाली जगह बचा है इस पे रहेगा पेस्ट। एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या रहेगा? पेस्ट रहेगा। तो अब जो खाली जगह है इस खाली जगह पे पेस्ट रहेगा। वो भी पेस्ट किसका रहेगा? यहाँ जो पेस्ट रहेगा वो रहेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का क्या रहेगा? पेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर एनोड कौन है? जिंक कंटेनर। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Zn2+। तो यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर हम कैथोड में देखें तो कैथोड में क्या होगा?
कैथोड में रिडक्शन होगा। तो कैथोड में हमारा कौन है? तो कैथोड में MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, एमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो MnO2 यहाँ से, NH4 प्लस एमोनियम क्लोराइड से, और जिंक जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा MnOOH होल प्लस NH3। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है? NH3 का। और NH3 क्या होता है? गैस होता है। अगर ड्राई सेल के अंदर NH3 का फॉर्मेशन होगा रिएक्शन से, तो गैस क्या होगा? गैस इस कंटेनर में भरने लगेगा। अगर गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है? एक्सप्लोड हो सकता है। और जिस डिवाइस में हम इस सेल का यूज करेंगे उस डिवाइस को भी डैमेज कर सकता है। तो इस NH3 को बनने से रोकने के लिए यहाँ पर ZnCl2 का यूज किया गया। तो ZnCl2 एमोनिया के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ZnCl2 का Zn2 प्लस और NH3 जो फॉर्म हुआ है, और जिंक आयन यहाँ पर भी बन रहा है Zn2 प्लस, एनोड से जो जिंक आयन बना, और ZnCl2 में भी जिंक आयन है। तो ये जिंक आयन जो है, जो NH3 फॉर्म हो रहा है, इसके साथ मिलके क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो हम लिख सकते हैं कि Zn2 प्लस आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ एमोनिया। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा? ZnNH3 होल 4 2 प्लस। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो इससे क्या होता है कि एमोनिया के फॉर्मेशन से जो गैस जमा होगा वो गैस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एमोनिया का यूज कर लिया जिंक आयन कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो गैस नहीं बन पाया। तो अगर हम इस सेल का EMF देखें, अगर इस सेल का पोटेंशियल देखें, तो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट, जो आप घर में यूज करते हैं निप्पो का या एवरेडी का बैटरी घड़ी में लगाने के लिए, क्लॉक में या रिमोट में जो लगाते हैं, तो ऐसे सेल का पोटेंशियल जो है वो लगभग 1.5 वोल्ट लिया गया है। तो हम इसका पोटेंशियल क्या ले सकते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं द पोटेंशियल, या पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं? EMF ऑफ दिस सेल इज 1.5 वोल्ट। तो इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, या इस सेल का EMF क्या होगा? 1.5 वोल्ट होगा। तो हमारा जो दूसरा टाइप है प्राइमरी बैटरी का वो है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल का जनरली यूज छोटे डिवाइसेस में होता है, जैसे जो वॉच होता है, जैसे ये वॉच है, जो वॉच आप पहनते हैं उस वॉच में मरकरी सेल का यूज होता है, जिसको हम लोग बटन बैटरीज कहते हैं। छोटे छोटे खिलौनों में यूज होता है, हियरिंग एड्स में भी यूज होता है इसका। तो मरकरी सेल छोटा साइज का होता है, और उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो एनोड होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है कैथोड होता है। तो मरकरी सेल में जो एनोड होता है वो जनरली बना होता है जिंक और मरकरी का पेस्ट होता है, जिंक और मरकरी का, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक मरकरी एमैल्गम। और कैथोड जो होता है, कैथोड में होता है SgO,
मरकरी ऑक्साइड होता है पेस्ट, और एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है और उस इलेक्ट्रोलाइट भी पेस्ट होता है दो चीज़ों का, ZNO का और KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। वो यहाँ पर बड़ा होगा ZNO। तो सबसे पहले हम एनोड में रिएक्शन देखेंगे, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है। तो हमारा एनोड में क्या होगा, तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड में हम क्या लेंगे, जिंक मरकरी का एमालगम, और ये यहाँ पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में रहेगा, OH- के फॉर्म में रहेगा। तो बन जाएगा ये, क्या बनेगा यार, ZNO, ठीक है, ZNO H2O 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो ये बन जाएगा ZNO H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में देखें तो कैथोड में क्या होगा, तो कैथोड में रिडक्शन होगा। तो कैथोड में क्या लिए हैं, HGO, और साथ में यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ है, वाटर का, और यहाँ पर रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, HGO से ऑक्सीजन हट जाएगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ मरकरी प्योर लिक्विड प्लस OH-। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर OH कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ZnHg प्लस HGO, OH कैंसिल हो जाएगा, वाटर भी कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ZnHg HGO क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ZNO प्लस Hg। तो यहाँ पर जनरली जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और मरकरी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, और जनरली इसका जो EMF होता है इस सेल का, या जो इस सेल का पोटेंशियल होता है वो लगभग 1.35 वोल्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं द EMF of this cell is 1.35 वोल्ट। तो इस सेल का EMF लगभग 1.35 वोल्ट लिया जाता है। तो ये हमारा था प्राइमरी बैटरी का दूसरा टाइप, मरकरी सेल। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरीज। तो अगर हम सेकेंडरी बैटरी की बात करें तो सेकेंडरी बैटरी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा सेकेंडरी बैटरी का, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। दूसरा, तो बार बार यूज कैसे कर सकते हैं,
तो जब इसका चार्ज ख़त्म हो जाए तो इसको फिर से क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। तो जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में होने लगता है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होने लगता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी चार्ज्ड। तो बार बार आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तीसरा है, इसमें रिएक्शन क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन में होता है। तो उल्टा डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में होता है। तो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में कैसे हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो इसमें रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो अगर हम टाइप्स देखें सेकेंडरी बैटरी का, तो जनरली जो मेन है सेकेंडरी बैटरी में वो है लेड स्टोरेज। तो हमारा जो एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरी का, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, या इसे हम लोग सेल भी कहेंगे। तो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी जो है सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरीज का। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, तो जनरली लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है, आप घर में देखते होंगे जिसमें इन्वर्टर लगाया जाता है, इन्वर्टर लगाया जाता है। तो घर में जब लाइट कट जाता है तो ये बैटरी क्या करता है, घर में करंट को सप्लाई करता है। ये सबके घर में होगा, है कि नहीं। तो ये बैटरी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी को पूरा करता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है कि एक बड़ा ऐसा कंटेनर होता है, और उसमें प्लेट होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेट प्लेट होता है कैथोड और एनोड का। तो इसमें से अगर हम ब्लू वाले को हम क्या मान लिए, एनोड मान लिए। तो एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा, और ब्लैक वाला जो हमारा प्लेट दिख रहा है उसको हम कैथोड मान लिए। और ये इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और ये सॉल्यूशन किसका होता है,
सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 38% होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होता है? 38%। तो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसका वर्क देखेंगे, आखिर ये लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करता है। तो जनरली यहाँ पर जो एनोड होता है ना, वो एनोड बना होता है लेड का, और कैथोड जो बना होता है लेड ऑक्साइड का, PbO2 का। हम रिएक्शन देखें तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड किसका है? लेड का है। Pb के साथ यहाँ पर कौन है? SO4 2- सल्फेट आयन है। तो लेड ऑक्सीडाइज होगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बन जाएगा PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस करेगा। कैथोड में क्या होगा? तो कैथोड में रिडक्शन होगा। तो कैथोड में कौन है? लेड ऑक्साइड PbO2, और सल्फेट आयन। सल्फेट आयन कहाँ से मिल रहा है हमें? सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है। तो लेड कैथोड के रिएक्शन में सल्फेट आयन भी पार्टिसिपेट करेगा, और साथ में H+ आयन भी पार्टिसिपेट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? PbSO4 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। क्या बनेगा साथ में? 2H2O बनेगा। तो ये एनोड में और कैथोड में दोनों का रिएक्शन हमने लिख दिया है। अब हम देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। तो जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा? अगर हम देखें, Pb है, साथ में क्या है? PbO2 है। हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। SO4 इसमें भी है, SO4 इसमें भी है, और 4H+ है। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फेट है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और 2 सल्फेट है, तो कितना हो गया? 2H2SO4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन रहा है? 2PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं, तो यूज करते हैं जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इससे करंट लेते हैं, तो इस सेल में, लेड स्टोरेज बैटरी में ये रिएक्शन होता है। Pb और PbO2 क्या बन जाता है? PbSO4 बन जाता है, और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर Pb का भी यूज हो रहा है, PbO2 का भी यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे Pb और PbO2 क्या होगा? गलते जाएगा, और साथ में H2SO4 का भी यूज हो रहा है। तो H2SO4 जब तक हम यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? कम होते जाएगा टाइम के साथ, और साथ में क्या बनते जाएगा? वाटर, यानी डाइल्यूशन होते जाएगा।
लेकिन जब हम इसको चार्ज करेंगे तो यानी ये जो रिएक्शन है कब का है, डिस्चार्जिंग का, यानी जब ये चार्ज इसका ख़त्म होगा तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। लेकिन जब हम बात करें चार्जिंग का, जब इसको हम चार्ज पे लगाएंगे यानी चार्जिंग का रिएक्शन क्या होगा इसका, तो इसका चार्जिंग का रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, पलट के, क्योंकि जब चार्ज करेंगे तो यही रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में होगा। लेड सल्फेट और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या फिर से बनाएगा, लेड और लेड ऑक्साइड, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बन जाएगा। तो लेड फिर से लेड में जमा हो जाएगा, लेड ऑक्साइड फिर से लेड ऑक्साइड में जमा हो जाएगा, और सॉल्यूशन में फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो चार्जिंग के टाइम यही रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो इसका रिएक्शन क्या हम लिख सकते हैं, 2PbSO4 2H2O Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा। तो एक बात बता दे, जब आप इसका यूज करते हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है। लेकिन जब आप इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, जब इसको चार्ज करते हैं, तब ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है, क्योंकि आप करंट दे रहे हैं। और जैसे ही करंट दीजिएगा और यहाँ पर एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। तो चार्जिंग के समय ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगता है। जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और जब हम इस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का सेल है वो है फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल एक स्पेशल टाइप है सेल का, जिसमें कि हम लोग फ्यूल का एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो सबसे जो कॉमन फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल। तो यहाँ पर जो हम बनाने जा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फ्यूल सेल का यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, यूएसए के द्वारा, जो नासा है उसके द्वारा इस फ्यूल सेल का यूज किया गया था। और क्योंकि जो स्पेसशिप होता है, स्पेसशिप में बहुत सारे डिवाइस को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा, सेल के द्वारा। वहाँ तो तार से, तो वायर के द्वारा तो उसको बिजली सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जब वो स्पेस पे रहेगा तो उसको क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए डिवाइस को रन करने के लिए। तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल को लिया गया, और जनरली इस सेल से क्या होता है, बाद में वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर के फॉर्मेशन को साइंटिस्ट लोग पीने में यूज करते थे। तो जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा था इस सेल से, उसको साइंटिस्ट क्या करते थे, पीने के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो कैसे ये वर्क करता है हम समझेंगे फ्यूल सेल को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल है वो कैसे वर्क करता है, पहले इसका हम लोग डायग्राम समझ लें। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। इलेक्ट्रोड किसका होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है।
एक तरफ से हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और दूसरी तरफ से क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन। तो एक तरफ से हम इधर से हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इधर से हम क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, एनोड का काम करेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव है, ये कैथोड का काम करेगा। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारा एनोड होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। और जनरली ये जो इलेक्ट्रोड है ये जनरली किसका है, कार्बन का है या ग्रेफाइट का है, और ये पोरस इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है, पोरस इलेक्ट्रोड है। तो पोरस इलेक्ट्रोड क्या होता है, पोरस इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो, छोटे छोटे क्या हो, छिद्र हो, होल्स होंगे, ठीक है। पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, और बीच में जो सॉल्यूशन लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होगा और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर 4OH माइनस लेंगे। OH माइनस कहाँ से आया, NOH से आया। तो हाइड्रोजन 4OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 4OH माइनस, ये मिलके बना देगा आपका 4H2O। 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4H प्लस बन जाएगा, और 4H प्लस 4OH माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा, 4H2O बना लेगा। अब अगर हम कैथोड पे देखें तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, हम जानते हैं। तो रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो O2, तो यहाँ से 4 वाटर नहीं 2 वाटर, O2 2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके बनेगा 4OH माइनस। तो OH माइनस का यूज नहीं हो रहा है रिएक्शन में, देखें 4OH माइनस लिए थे, फिर से 4OH माइनस वापस मिल जा रहा है, यानी एक तरह का हम कहें कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है रिएक्शन में। तो अगर हम इस रिएक्शन का, अगर कैथोड और एनोड का रिएक्शन देखें, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि OH माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, कितना मिल रहा है, वाटर 4 वाटर, और इधर 2 वाटर है। तो रिजल्ट ओवरऑल क्या होगा, कितना वाटर बचेगा, तो रिजल्ट में हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, साथ में हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल
एनर्जी भी मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल है फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट सेल हो सकता है। इसका आगे के समय में यूज किया जाएगा फ्यूचर में, ये फ्यूचर सोर्स है। एंड हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट फ्यूल। फ्यूचर के लिए हाइड्रोजन क्या है, सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाएगा। यानी इसको फ्यूचर का फ्यूल मान सकते हैं, क्योंकि वाटर हमारे अर्थ में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है तो वाटर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकते हैं, और उससे हम क्या बना सकते हैं, फ्यूल सेल बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके। तो ये था फ्यूल सेल। अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन का एक छोटा सा पार्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, हमें बस रस्टिंग ऑफ आयरन ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम लोग कोरोजन पढ़ेंगे, जिसमें कि कोरोजन में जो एक पार्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें क्या होता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बरसात में क्या होता है कि लोहा पे जंग लग जाता है, यानी लोहा के ऊपर ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगता है, जिसको आप लोग रस्ट कहते हो। तो ये जनरली बरसात के टाइम में देखा जाता है, जब नमी बहुत ज़्यादा हो, जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, उस टाइम ही आयरन कोरोड करने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि जो आयरन का रोड होता है ना, और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगता है। जिसमें कि जो आयरन का रॉड है वो है आपका एनोड। ये किसका काम करने लगता है, एनोड का। और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जब ये इन्वायरमेंट के संपर्क में होता है तो ये किसका काम करने लगता है। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, वाटर होता है। और ये इन्वायरमेंट जो है किसका काम करने लगता है, कैथोड का। तो यहाँ से एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे। तो धीरे धीरे आयरन जो है वो कोरोड होने लगता है। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले एनोड में क्या होगा, तो एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ Fe क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 2 Fe है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब कैथोड में क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस H+ और जो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। Fe क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा ऑक्सीजन। अब ये H+ कहाँ से आया, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एसिडिक ऑक्साइड होता है, जो वाटर होता है वो वाटर में एसिडिक ऑक्साइड घुल जाता है, जिससे क्या होता है, वो वाटर थोड़ा सा एसिडिक बन जाता है। तो ये H+ आयन देगा एसिडिक ऑक्साइड वाटर में, तो H+ आयन वहाँ से आया। तो जब ऑक्सीजन H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा, तो कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 2H2O। तो एनोड पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड में ऑक्सीजन और 4H+ आयन का रिडक्शन हुआ, और ये क्या बन गया, H2O बन गया। अब क्या होगा, इसके बाद होता क्या है, जब Fe2+ ऑक्सीडाइज हो गया
तो Fe2+ कहाँ जाएगा, Fe2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा। और Fe2+ जब सॉल्यूशन में आ जाएगा तो ये फिर से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Fe2+ फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Fe3+ बन जाएगा। और ये जो Fe3+ है ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, Fe2O3 ऑक्साइड बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। और फेरिक ऑक्साइड जो है वो वाटर से कंबाइन कर जाएगा और बना लेगा Fe2O3XH2O, जो ब्राउन कलर का दिखता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, रस्ट कहते हो। तो ये जो रस्ट है ये क्या है, ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर का क्या है, पाउडर रहता है, जो कि आप छूते हैं तो आपके हाथ में लग जाता है, वो रस्ट होता है। फेरस ऑक्साइड रहता है और साथ में क्या रहता है, उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं Fe2O3 के साथ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक पूरे नेशन के लिए या पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन से लाखों का, करोड़ों का, अरबों का नुकसान होता है एक देश का, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिजेज होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जो ट्रेन्स होते हैं, रेलवे के जो रेल लाइंस होते हैं या जो ट्रेन्स होते हैं, वो जनरली किससे बना होता है, आयरन से बना होता है। बहुत सारे व्हीकल भी आयरन के बने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो अपने आप इसमें रस्ट होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ख़राब होने लगता है। हमारा जो बिल्डिंग है या ब्रिजेज है जो आयरन से बना होता है वो ख़राब होने लगता है समय के साथ। तो इसके मेंटेनेंस के लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, किसी भी नेशन के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो हम चाहेंगे कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके रेट को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोका जा सकता है, तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग, कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग पेंट के द्वारा, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन करके उसके ऊपर हम जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो उससे भी क्या होगा, आयरन का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। और भी कुछ मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग के द्वारा भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।